नमस्ते। आज की वीडियो कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से कैसे लिखे कहानी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कहानी क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, कहानी कितनी पुरानी, क्या है कहानी का इतिहास। पहले देखते हैं कि आखिर कहानी है क्या। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा यानी कि जो भी डिटेल दी गई है, ब्यौरा होता है डिटेल, जिसमें परिवेश हो यानी कि वातावरण दिया गया, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानी एक साहित्यिक विधा है। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश, द्वंद्वात्मकता, कथा का क्रमिक विकास तथा चरम उत्कर्ष का बिंदु शामिल होता है, उसी को ही हम कहानी कहते हैं। अब कहानी की परिभाषा क्या है। कहानी की परिभाषा, जब किसी घटना, विचार, जीवन से जुड़ी बातों को किसी विशेष उद्देश्य के साथ मौखिक या फिर लिखित रूप प्रदान किया जाता है, उसे ही कहानी कहते हैं। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। और जयशंकर प्रसाद के अनुसार सौंदर्य की एक ऐसी झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना, रस का अनुभव करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। ये कहा था जयशंकर प्रसाद ने। आगे है कहानी कितनी व्यापक है। कहानी की व्यापकता या क्षेत्र को किसी भी सीमा में हम नहीं बांध सकते। इस दुनिया में जितने भी चेहरे हैं उतनी ही कहानियां हैं। जितनी भी जड़ या अचेतन वस्तुएं हैं उनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कहानी होती है। हर बात के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। कहानी की विशेषता क्या होनी चाहिए? आकार की लघुता, संवेदना की एकता, सत्य का आधार या कल्पना, रोचकता, मनोवैज्ञानिकता और सक्रियता, पात्रों की न्यूनता, संकलन त्रय यानी कि स्थान, काल और पात्र, इन तीनों का संकलन, जीवन की घटना या स्थिति विशेष का मार्मिक चित्रण, यथार्थता, परिस्थिति की सरलता, उद्देश्य की स्पष्टता आदि, ये सब कहानी की विशेषताएं हैं। कहानी हमारे जीवन से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बात घुमा फिरा कर कहता है ना, तो सुनने वाले कह बैठते हैं, कहानी मत सुनाओ, जल्दी से बताओ कि क्या हुआ। वास्तव में प्रत्येक आदमी ने अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। हम अपनी बातों को दूसरों को सुनाते हैं और दूसरों की सुनना चाहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है। भले ही मनुष्य में इस भाव का विकास कम या ज़्यादा हो, लेकिन होता ज़रूर है। कहानी की कहानी यानी कि कहानी का इतिहास। क्या है कहानी का इतिहास? वास्तव में कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। तब
सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का मेल भी होने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वही सुनना चाहता है जो कि उसे प्रिय लगता है। अब बच्चे भी होते हैं ना, कक्षा में अगर अध्यापक आता है पढ़ाना चाहे तो उससे पहले बच्चे कहेंगे कि पहले कहानी सुनाओ, और अगर अध्यापक कोई चैप्टर कहानी बना के सुना देता है तो बच्चा उसे बड़े चाव से सुनता भी है और उसे समझ भी जल्दी ही आती है। तो इसलिए उसमें कल्पना का मेल करना भी आवश्यक होता है। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और कई देश के कई भागों में, विशेष रूप से राजस्थान में तो ये आज भी प्रचलित है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता थी क्योंकि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम था ही नहीं। ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम था। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का ही सहारा लिया था। साथ ही शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई जो बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। इस तरह से आदि काल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया, जो कि आगे चलकर और ज़्यादा विकसित हो गया था। अब है कहानी के तत्व। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, पात्र और उनका चरित्र चित्रण, द्वंद्व, संवाद जिसे हम कथोपकथन भी कह सकते हैं, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये है कहानी के तत्व। अब हम इनका क्रमवार पढ़ते हैं, इन्हें क्रमवार पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कथानक। ये कथानक क्या होता है? कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। कथानक यानी हम इसे विषय भी कह सकते हैं, कथोपकथन भी कह सकते हैं, यानी कि कहने का विषय क्या है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिससे प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है, यानी कि एक शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं आप इसको। वास्तव में कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है, कभी पूरा तो कभी एक सूत्र के रूप में। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति एक मकान बनाने की सोचता है, उसके पास प्लॉट पड़ा है, हम इसे प्लॉट भी कह सकते हैं। प्लॉट पड़ा है और वो मकान बनाने की सोचता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? पहले वो नक्शा बनाएगा। कितना प्लॉट है, कितने गज का प्लॉट है, उसमें कहाँ पर क्या जगह बनेगी, कितने रूम बनाए जाएंगे, तो इसका एक वो सारा ग्राफ बनाएगा। तत्पश्चात शुरू होगा आगे का हिस्सा। तो ये एक प्लॉट होता है और कहानी बनाने के लिए कुछ विशेष बातों को लिख लिया जाता है, एक शॉर्ट समरी बना ली जाती है जिसे कहा जाता है कथानक। कहानी को विस्तार देने का काम अब कौन करता है? कहानी को विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है ना, जो उसने समरी बनाई है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, एक वातावरण देता है, पात्र देता है, पात्र जो उसको आगे बढ़ाएंगे, समस्या देता है। समस्या यानी कि कहानी का जब कोई एक कहानी लिखी जाएगी उसमें क्या समस्या आती है, श्रोतागण सुनने वाले या फिर देखने वाले जो हैं, श्रोतागण कहानी को सुनने वाले हैं, अगर वो देखेंगे समस्या है, क्या समस्या है, कैसे सॉल्व होती है, तभी तो वो कहानी को पढ़ेंगे, तभी कहानी आगे चलेगी। इसके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार कर देता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। इस तरह से संपूर्ण कहानी कथानक के इर्द गिर्द घूमती है चारों ओर, और कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। इसके बाद इसका दूसरा तत्व है द्वंद्व। द्वंद्व संघर्ष, विरोध भी कह सकते हैं। कथानक यानी कि जो शॉर्ट समरी है, उसके बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं,
तो उनके बीच में कोई द्वंद्व ही नहीं है। एक बंदा कहता है कि ये बात होनी चाहिए, दूसरा कहता है हाँ जी ये होना चाहिए, आपस में कोई विरोध ही नहीं है, होना चाहिए, बात खत्म, और बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यदि एक व्यक्ति असहमत है, बातचीत सरलता से आगे नहीं बढ़ेगी। एक व्यक्ति तो कहता है कि ये होना चाहिए, दूसरा उस पर असहमति दिखाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी उसकी बात आगे बढ़ेगी। उसमें द्वंद्व आ गया, उसमें विरोध आ गया। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। द्वंद्व के तत्व कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। जो पढ़ने वाला होता है ना, उस पाठक जो होता है, उसे बड़ा मज़ा आता है कि अब इस व्यक्ति ने ये बात नहीं मानी तो आगे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी को आगे आगे रोचक बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में द्वंद्व के कथानक के मार्ग की बाधाएं, द्वंद्व जो है कथानक के मार्ग की बाधाएं और अवरोध है, जिनको पार करते हुए कथानक आगे बढ़ता है। एक के बाद एक बाधाओं की समाप्ति के बाद निष्कर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाता है। यानी कि कथानक जो है धीरे धीरे करता हुआ अपनी सारी बाधाओं को पार करके अंत तक पहुंचता है। कथानक की पूर्णता की शर्त ये होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही समाप्त हो। यानी शुरू से कथाकार ने, जो कहानी लिखने वाला है, उसने कोई ना कोई उद्देश्य रखा होगा कहानी को लिखने का। तो यदि वो कहानी नाटकीय ढंग से उन बाधाओं को पार करती है, जिन लोगों के बीच में द्वंद्व आता है, दूसरा उसको सॉल्व करता है, इस तरह से धीरे धीरे पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद उसी उद्देश्य पर आ पहुंचती है जो उद्देश्य लेखक ने रखा था। अंत तक कहानी में रोचकता रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रहती है, क्योंकि एक स्वीकार करेगा, दूसरा अस्वीकार करेगा, तभी लोगों को रोचक लगेगी। अगला तत्व है देश काल। इसे हम परिवेश भी कह सकते हैं। हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। हर किसी का अपना परिवेश होता है, वातावरण होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल तथा स्थान को पूरी तरह से समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रामाणिक यानी कि उसे सच्चाई दिखाने के लिए, प्रामाणिक करने के लिए यानी कि सच्चाई दिखाने के लिए, और रोचक बनाना तो है ही आवश्यक। उदाहरण एक इसको देते हैं कि उदाहरण के लिए यदि एक अस्पताल का कथानक है, एक लेखक जो कहानी लिख रहा है उसमें उसने सारा का सारा जो विषय लिखा है वो अस्पताल का है, तो अस्पताल का जो पूरा परिवेश है उसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ यानी आवाज़ें आती हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, वहाँ कार्य क्या हो रहा है, कार्य व्यापार कैसा है, लोगों के आपसी संबंध कैसे है, नित्य प्रति घटने वाली घटनाएं आदि का जानना आवश्यक है। अस्पताल में क्या क्या होता है, कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, क्या कार्य होता है, कैसी आवाज़ें आती हैं, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इनका जानना लेखक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को कथाकार विस्तार देता है तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कहानी बनाते समय उन्हें इन सारी परिवेश को, इस सारे वातावरण को उसमें डालना पड़ता है। अगला तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी पात्रों से निर्मित होती है। कहानी में अनेक पात्र होते हैं, पात्रों से निर्मित होती है। हर पात्र का अपना स्वरूप होता है, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। पहले एक पात्र का स्वरूप क्या था वो बदलता भी रहता है। पहले एक व्यक्ति जो है, एक पात्र ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रूढ़ बोलता है, हमेशा चिल्लाता रहता है, धीरे धीरे किसी बात पर वो नर्म हो जाता है, कोमल हो जाता है और उसकी आवाज़ में भी जो रूढ़ता थी वो समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से वो अपना स्वरूप बदलता रहता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने में होगी। इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त होती है। कहानीकार को ये देखना पड़ता है कि मैं जो पात्र कहानी में डाल रहा हूँ उसका चरित्र कैसा है,
कौन से पात्र की किस किस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी कहानीकार को पता होनी चाहिए जब वो कहानी लिखता है। दरअसल कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होता है, यानी कि कहानीकार का पात्र के साथ निकटतम संबंध होगा, तभी तो वह उसके बारे में पूरा जान पाएगा। पात्रों का चरित्र चित्रण करने अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के कई तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान करना है। यानी कहानीकार जब कहानी लिखने लगता है तो पात्रों का पहले चरित्र चित्रण करता है कि कितने पात्र हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सा पात्र निभा रहा है, वो पात्र कैसे होंगे, वो पात्र कैसे हैं, उनके गुण क्या हैं, उनमें कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन कौन सी कमियां हैं। किंतु यह तरीका प्रभावहीन और बहुत आउटडेटेड हो गया है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। सबसे जो आसान तरीका है ना, वो तो यही है कि कहानीकार अपने पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए उनके गुणों का बखान करे। लेकिन आजकल ये आउटडेटेड लगता है। पात्रों का चरित्र चित्रण आजकल ऐसे किया जाता है कि वो अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से और संवाद बोलकर दूसरे लोगों को अपना ही प्रभाव दिखाए, लोग उसके बोलने से उसके प्रभाव को समझे। मतलब यह है कि पात्र जो काम करते हैं उनसे उनका सशक्त चित्रण होता है। दूसरे, पात्र किसी का चरित्र चित्रण अपने संवादों के माध्यम से कर सकते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी की जा सकती है। पात्रों का संवाद कैसा होना चाहिए? कहानी में पात्रों का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना भी मुश्किल है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना कैसे होगी? संवाद अगर पात्र ही नहीं है तो संवाद बोलेगा कौन? कहानी को पात्र को स्थापित, विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सारा काम कौन करते हैं? संवाद करते हैं। संवाद कहानी को पात्र को स्थापित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, विकसित करना और कहानी को गति देना, ये सारे काम करते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से ही लोगों के सामने ला सकता है। इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। अब घटना कोई ले लीजिए, कहानीकार एक कहानी लिख रहा है तो उसमें अगर वो वातावरण दिखाना चाहता है कि बहुत काली घटाएं हैं, वर्षा हो रही है, बादल गरज रही है, बिजली कड़क रही है, तो ये सारी जो है वो घटना तो नहीं दिखा सकता ना। तो उसकी प्रतिक्रिया जैसे संवाद लिखे जाएंगे, वो संवादों के माध्यम से जिस तरह से वो डर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उन संवादों के माध्यम से ये बता सकता है। पात्रों के संवाद लिखते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। वह उसके विश्वासों, आदर्शों या स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है, यानी कि उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं रहती और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं, बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर देता है। अनावश्यक विस्तार करते हैं तो यानी अगर बहुत बड़े बड़े संवाद लिख दिए, छोटे नहीं लिखे, जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक है या उस कहानी को कोई भी सुनता है तो एक ही व्यक्ति का बहुत बड़ा संवाद जब सुनेगा शुरुआत में तो वो सुनेगा, बाद में उसे याद ही नहीं रहेगा कि इसने कौन सा संवाद बोल दिया था। तो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, तो कहानी में झोल आ जाता है, अर्थात मज़ा आता है। इसमें एक बात बताई गई है कि कहानी में जो पात्र होता है उसके सारे स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल जो कुछ लिखा जाए। इसका एक उदाहरण देती हूँ। मानो कहानीकार ने पात्र तो बना दिया राम और उसने संवाद सारे बुलवा रहा है वो उससे रावण के, यानी कि रावण के स्वभाव के, तो वो पात्र के अनुकूल नहीं है। अर्थात जिस प्रकार का पात्र उन्होंने बनाया है वैसा ही उनका संवाद होना चाहिए। संवाद की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? संवाद छोटे और चुस्त, व्यंजक, सांकेतिक, आकर्षक, चमत्कारपूर्ण, भावानुरूप, पात्रानुकूल और परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। आगे आता है उद्देश्य, चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। चरम उद्देश्य या क्लाइमैक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है।
इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों के से मानव मन के निकट का परिचय भी देता है, निकट का परिचय भी कराता है। अब हम ले लेते हैं कहानी का थोड़ा विस्तृत अध्ययन। आगे क्या होना चाहिए? कहानी लिखने की 4 विधियां होती हैं। पहली, कहानी की कथानक की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। दूसरी है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। तीसरी है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। और चौथी है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कथानक की सहायता या कथानक के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है। इस विधि से सबसे ज़्यादा कहानी लेखन किया जाता है। यह एक बुनियादी रूप है, यानी एक मौलिक रूप है, और इसमें लेखक अपने विचारों, अनुभवों और घटित घटनाओं को पुष्ट करते हुए कहानी लिखता है। जैसे ईदगाह, अंधेर नगरी, ये सारी कहानियाँ उस पर लिखी हुई हैं। रूपरेखा के सहारे कहानी कैसे लिखी जाती है? रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना एक प्रकार से कल्पनाशीलता और भाषा कौशल को निखारने के श्रेष्ठ माध्यम साबित हो सकते हैं। इसमें रूपरेखा अर्थात संकेत बिंदु पहले से दिए जाते हैं, उन्हें आधार बनाकर कहानी आपको कहानी लेखन कार्य में करनी होती है। जैसे एक उदाहरण है इसका, एक किसान के 4 लड़के, बड़े आलसी किसान बहुत बीमार हो गया। चारों बेटों को बुलाया, कहा खेत में बहुत सोना है। चारों लड़कों ने खुदाई की, बीज बोया, सोना उपज गया। ये सारे हमने संकेत दे दिए, यानी कि विषय दे दिए। इन संकेतों को पढ़कर कल्पना बीच में लाते हुए इन बिंदुओं के आधार पर कहानी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद अगला है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। इस प्रकार के कहानी लेखन में कहानी का उद्देश्य नहीं दिया जाता, केवल आरंभिक कुछ विचार, घटना या पात्रों के संवाद होते हैं और छात्रों से उसकी कल्पना शक्ति के आधार पर इसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। अगला है चित्र के आधार पर कहानी लेखन। चित्र देखने से हमारे भाव या विचार जागते हैं। हम अपनी कल्पना शक्ति से उसे एक रूप देने लगते हैं और उस रूप को ही जब शब्दों में पिरोया जाता है तो उसे चित्र के आधार पर कहानी लेखन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ये जैसे चित्र देख रहे हैं दो, तो इस चित्र को आप देख रहे हैं, तो इस चित्र के आधार पर आप थोड़ी देर इसे देखिए। उसके आधार पर आप अगर इनको शब्दों में पिरोना चाहेंगे, सेंटेंसेस लिखना चाहेंगे, तो वो एक कहानी बनती चली जाएगी। तेज बारिश हो रही थी, नदी में नाव बह रही थी, जो लोग हैं अपने परिवार के साथ घूमने निकले हुए थे, फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, किसने उन मरते हुए लोगों को बचाया। तो इस तरह से ये कहानी जाती है और अंत में जिसने बचाया उसे पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से कहानी बन जाएगी। इसी तरह से इस चित्र को देखकर भी आप एक कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो कहानी की त्वरित पुनरावृत्ति, यानी कि कहानी की जल्दी से हम दोहराई कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, कहानी का इतिहास कितना पुराना है, कहानी का प्रयोग किस किस कार्य के लिए होता था, कहानी में किसका ब्यौरा दिया जाता है। क्या आप अपनी पुस्तक में पढ़ी गई कहानी पहलवान की ढोलक कथानक बता सकते हैं? आपका 12वीं का चैप्टर है पहलवान की ढोलक, आप आगे पढ़ेंगे। कहानी में द्वंद्व होने से क्या लाभ है? कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो बच्चों, ये था चैप्टर कहानी कैसे लिखें। आप इस पाठ को अभिव्यक्ति और माध्यम से फिर से पूरा पढ़िए और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।